मेरा नाम राबिया है। मैं एक मतवस्त घराने से तलक रखती थी, मगर मेरी शादी बहुत ही ऊंचे घराने में हुई थी। मेरी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थीं और मैं खुशी से न ढाल, क्योंकि मेरा शोहर भी किसी फिल्मी अदाकार से कम खूबसूरत नहीं था। गिन गिन कर मैंने दिन गुजारे थे। खैर वो लम्हा आ ही गया जब मैं अपने कुटिया जैसे घर से निकलकर महल की रानी बन गई थी। शादी की सेज पर मेरे शोहर ने हमेशा मेरे साथ देने के कई अहदों पैमां किए थे। मैं बहुत खुश थी, मगर कहते हैं ना, हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। हर खुशी की आगोश में एक नन्हा सा गम भी छुपा होता है। इस बात की मुझे समझ अपनी शादी की सुबह आई थी, जब मैं अपने घर में सुबह देर से उठने की आदी थी। मेरा ससुराल भी काफ़ी मॉडर्न था। मुझे लगा था यहाँ मुझ पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक शोहर, एक सास और एक नंद। इसीलिए मैं घोड़े गधे बेचकर सो रही थी जब अचानक हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। मेरे शोहर मुस्तफ़ा, वो भी घबरा कर उठ खड़े हुए थे। मैं भी आंखें मलती उठकर बेड पर बैठ चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती चली ही जा रही थी। मुस्तफ़ा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी नंद लाइबा खड़ी थी। वो अपने भाई को पीछे करते हुए मुझ तक पहुंची थी और एक अदा से बोली, भाभी आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ से नाश्ता करना है। मेरी सारी दोस्तें अपनी भाभीयों के हाथ से नाश्ता करती हैं। मैं इस अचानक अवतार पर घबरा सी गई थी। लाइबा के पीछे ही मेरी सास भी आ पहुंची थी। वो लाइबा को डांट रही थी कि ये क्या बचपना है, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया। तो लाइबा बोली, पहले मीठा बना लेंगी भाभी, फिर मेरे लिए नाश्ता बना लेंगी। फिर वो बोली, भाभी आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। सास और नंद के जाने के बाद मैंने मुस्तफ़ा की जानब तलब नज़रों से देखा तो वो अपनी बहन की इस हरकत पर मुस्करा रहे थे। मुझे खूब तब चढ़ी थी, इसलिए मैं बोली, मुस्तफ़ा मुझे लाइबा की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसे जाकर समझाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ, मुलाजमा नहीं। मेरी इस बात पर मुस्तफ़ा के माथे पर बल पड़ गए थे। गुस्से से बोले, राबिया आज तो तुमने ऐसी बात कह ली है, मगर मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ ना सुनूं। लाइबा मेरी बहन है और इससे बहुत लाड से पाला है। अगर तुमने आज के बाद लाइबा की कोई भी बात मानने से इनकार किया तो तुम्हें हाथ से पकड़कर तुम्हारे मैके छोड़ आऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए। मुस्तफ़ा की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ भी यूं करता है। मैं फ्रेश होकर किचन में चली गई थी, जहां लाइबा की फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने इसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ बना डाला था। लाइबा मुझसे उम्र में 1 साल ही छोटी थी। वो इतनी भी बच्ची नहीं थी कि इसे एहसास ना होता कि नई नवेली दुल्हन के 100 तरह के अरमान होते हैं। खैर, फिर तो जैसे मैं हर चीज़ की आदी होती चली जा रही थी, मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में लाइबा का ही सिक्का चलता है। मैं भी मुस्तफ़ा की खातिर लाइबा के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। हमारी शादी को 4 माह हो चुके थे, मगर अभी तक अल्लाह ने औलाद की खुशी से महरूम रखा था। मैं दिन रात औलाद के लिए दुआएं करती थी। मुझे मुकम्मल यकीन था कि जब मेरी औलाद हो जाएगी तो लाइबा की अहमियत घट जाएगी। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि घुटन वाले माहौल से निकलेंगी तो औलाद भी हो जाएगी। इसलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन मुस्तफ़ा अपनी मसरूफियात में इतना वक्त भी नहीं निकाल पा रहे थे कि हम हनीमून पर ही चले जाते हैं। मैं भी इनके पीछे पड़ी रहती थी तो वो मुझे टाल देते थे। अल्लाह अल्लाह करके मुस्तफ़ा ने मेरी बात मान ली थी। वो बोले कि हम हनीमून पर चलेंगे। मैं बहुत खुश थी। सारा दिन तैयारियां करती रही। रात डिनर पर उन्होंने मेरी सास को बताया था कि हम 3 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। इधर से ही हम मरी, गलगेत, नारान और कागान जाएंगे। ये सुनकर लाइबा तो उछल पड़ी थी और बोली, वाह भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सारी सहेलियां भी घूमने गई हुई हैं, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। मेरी सास ने लाइबा को आंखें दिखाई थी, जबकि मुस्तफ़ा मुस्करा पड़े थे। वो बोले, ज़रूर। अब मेरे ज़बत की इंतहा थी। आखिर मैं बोल ही पड़ी थी, लाइबा अपनी सहेलियों से पूछना, क्या वो भी अपनी भाभी का हनीमून ख़राब करने के लिए गई हैं या फैमिली टूर पर। मेरी बात सुनकर लाइबा रोने लगी थी, जबकि मैं खाने की मेज़ से उठकर अपने कमरे में आ गई थी।
मुझे मुस्तफ़ा से बहुत खौफ आ रहा था कि वो मुझ पर चीखेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कमरे में आए और खामोशी से सोने के लिए लेट गए थे। सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक शुदा सामान गाड़ी में रखा और मुझे चलने को कहा। मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। मुझे लगा था कि मैं जीत गई हूँ। लाइबा हमारे बीच नहीं आएगी, मगर ये क्या? मुस्तफ़ा ने मेरे मेके के घर के सामने गाड़ी रोककर कहा कि जहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं न समझी से इनको देखती रह गई। तो वो बोले, अम्मी और लाइबा मरी की सैर को जा रहे हैं, तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल सेट नहीं हो जाती तुम यहीं पर रहोगी। वो अल्फाज नहीं नश्तर थे जिन्होंने मेरा पूरा बदन छलनी कर दिया था। मैं लुटी पुटी सी घर दाखिल हुई तो मेरी अम्मी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। 3 दिन ही सुकून से गुजरे होंगे, भाभी ने मुझ पर जुमले कसने शुरू कर दिए थे। वो मेरी अम्मी की तरबियत पर खूब मजाक करती थी कि बेटी की कैसी तरबियत की है, 4 माह भी घर ना बसा सकी। कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि भाई ने भी कह दिया कि राबिया, अब तुम यहाँ मेहमान तो नहीं रही, मेहमान तो 2 दिन का होता है, तुम तो यहाँ पर मुस्तकिल डेरा जमा कर बैठ गई हो, अपनी भाभी के साथ काम में ही हाथ बटा दिया करो। मुझे इन सब के रवैये बहुत दुख दे रहे थे। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करना पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर आकर 100 बातें सुनाकर जाते थे। राबिया का तो ससुराल में दिल ही नहीं लगा, पता नहीं क्या चक्कर है। इन्हीं बातों से तंग आकर मैं 2 महीने के बाद अपना सामान उठाकर वापस ससुराल चली गई थी। मेरी सास ने मेरा बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया था, जबकि लाइबा मुझे वहाँ देखकर सख्त बदमज़ा हुई थी। वो बोली, भाभी आपने भला वजह आने की जहमत की है, मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। इसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो लाइबा कहती थी, मगर मेरी सास ने लाइबा को सख्त सुनाकर चुप करवा दिया था। मुस्तफ़ा जब ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर इन्हें ज़रा भी खुशी नहीं हुई। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई थी, लेकिन मैं अपने मैके से अपनी ज़िंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद औरत की इज्जत सिर्फ इसके ससुराल में होती है। इसलिए मैं लाइबा की खुशामदीद करती फिरती रही। जो मुझे लाइबा के आगे पीछे होता देखकर मुस्तफ़ा का रवैया भी मेरे साथ ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दुआएं करते न थकती थी। मुस्तफ़ा औलाद के ख्वाहिशमंद थे, मगर ये देर खुदा की तरफ से ही थी। हम दोनों फिट थे। इधर लाइबा ने मुझे जिद करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, मगर मैंने नोट किया था कि आजकल वो किसी और ही चक्कर में थी। वो सारा सारा दिन अपने कमरे में रहती थी, घर से 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाती थी। मैंने भी इसका राज जानने की ठान ली थी। इसके लिए मुझे बहुत जतन करना पड़ा, मगर आखिरकार सच कब तक छुप सकता था। बात ये थी कि लाइबा का किसी के साथ माशका चल रहा था। हमारे मोहल्ले में एक नया लड़का आया था, दरमियाना सा कद था, इसका गहरा काला रंग, लिबास से भी वो गुर्बत की चक्की में पिसता हुआ एक नौजवान लगता था। इसमें ऐसी कोई खूबी भी नहीं थी जिसकी बिना पर इससे मोहब्बत की जाती, मगर लाइबा की आंखों पर पता नहीं क्या पट्टी बन गई थी। मैं इस सारे मामले से बड़ी लुत्फ़अंदोज़ हुई थी। हर शाम वो लाइबा को एक लिफाफा थमा जाता। इसके बाद लाइबा कई घंटों के लिए अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अब मैंने ठान लिया था कि अपने शोहर को इसकी लाडली का असल रूप दिखाऊं। इसलिए मैं और मुस्तफ़ा जब भी इकट्ठे बैठते, मैं इससे यही कहती कि लाइबा का कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ लो। जवानी बड़ी मुज़ोर होती है, आजकल कल का तो ज़माना ही ऐसा है। मुस्तफ़ा मेरी बात से चिढ़ जाते और कहते, ज़माना जैसा भी हो, मेरी बहन को इस ज़माने की हवा नहीं लगी। मैं दिल में इसकी इस खुशगुमानी पर खूब हंसती। अब मैं लाइबा की मुकम्मल जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने लाइबा को घर से बड़ा तैयार होकर निकलते देखा था। मैंने भी इसका पीछा करने की ठान ली। मैं इससे फासला रखकर इसके पीछे पीछे चल जा रही थी। वो घर से सहेली का घर का कहकर निकली थी। हमारी गली से मोड़ खाकर वो एक आलीशान सी गाड़ी में जा बैठी थी। मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो इसमें एक नहायत हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। वो शक्ल से ही रईस लग रहा था। खैर मैं घर वापस आ गई थी। मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी। आखिर लाइबा के हाथ इतनी बड़ी असामी कैसे लगी थी। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने मुकम्मल राज मालूम करने की कोशिश की थी। राज जानकर बड़ी बेचैन सी हो गई थी। बात ये सामने आई थी कि लाइबा और इस रईस लड़के की मोहब्बत बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही है।
जबकि वो काला सा लड़का तो सिर्फ इस रईस लड़के के खत देने आता था। ये कैसे हो सकता था कि लाइबा इस घर में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के बाद अब अगले घर जाकर भी खुशहाल रहे। इस तरह तो इसे कभी भी सज़ा ना मिलती इस सब की जो इसने मेरे साथ किया था। मैंने खतरनाक मंसूबा बना डाला था। इस मंसूबे के आगे या तो मेरे लिए जन्नत थी या फिर जहन्नम। लेकिन मैं बेखौफ खतर होकर इसमें कूद पड़ी थी। मैंने मुस्तफ़ा से साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैंने अपनी आंखों से लाइबा को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर मुस्तफ़ा के कानों में अंडेलती रही थी। एक दिन वो लड़का लाइबा से इसी लड़के के घर में मिलने आया था, शायद शादी के मामलात तय करने आया था। मैंने मुस्तफ़ा को फ़ोन करके घर बुला लिया था। वो घर आए तो मैंने इनको अपने साथ छत पर ले गई। हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। जल्दी लाइबा इस घर से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ आई थी। मैंने मुस्तफ़ा को कहा कि वो गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुने। इसका रंग गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो मेरे पीछे चले आए। लाइबा घर दाखिल हुई तो मैंने इसे गुस्सा चढ़ाने के लिए कहा, लाइबा मैं देख रही हूँ तुम कहाँ से आ रही हो, तुम्हें ज़रा से भी शर्म है? तुमने तो अपने भाई के मुंह पर कालक माल दी है। वो हमेशा की तरह मुझ पर धौंस जमाते हुए बोली, हाँ मिलकर आई हूँ इस लड़के से। मेरा और इस लड़के का चक्कर चल रहा है। जो ही मैं हर रोज़ इस लड़के से मिलने जाती हूँ, सबकी आंखों में धूल झोंक कर। जान लिया सच, अब खुश। लेकिन ये सब जान कर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि आपकी हर बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बताएंगी तो वो तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझ पर अंधा एतबार करते हैं। लाइबा की बातें सुनकर मुस्तफ़ा गेट के पीछे से निकल आए थे। उन्होंने थप्पड़ मारकर लाइबा का मुंह सुर्ख कर दिया था। मेरी सास भी भागकर अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई थी। मुस्तफ़ा बोले, अंधा एतबार करता हूँ मगर अंधा नहीं हूँ। आज अगर अब्बू जिंदा होते तो वो तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर देते, मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ चुटकियों में ही हुआ था। मुस्तफ़ा ने मौलवी साहब को बुला लिया और इस सांवल लड़के को भी थप्पड़ मार मार कर घर में ले आए थे। इस सांवले लड़के ने हमारे घर आकर वही सब कुछ कहा था जो मैं इसे सिखा कर आई थी। इस दिन से कोई 4 दिन पहले मैं इस हवाले लड़के के घर गई थी। वो काफ़ी गरीब सा था। माँ के इलाज के लिए इसको 50,000 की ज़रूरत थी। मैंने इसको 1 लाख देकर खरीद लिया था। इस तरह इसने वही सब कुछ कहा जो मैं इसके मुंह से कहलवाना चाहती थी। यूँ इन दोनों का निकाह पढ़वाया जा रहा था। मैं ये सब ड्रामा जिसकी मेन डायरेक्टर थी बड़ी खुशी से देख रही थी। लाइबा हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी कि भैया मेरी बात सुन ले, मैं दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। इस बात पर तो मुस्तफ़ा को मज़ीद गुस्सा आ गया था कि इसकी बहन कितने लड़कों को जानती थी। मेरी सास ने भी रो रो कर बुरा हाल कर लिया और लाइबा का मनोज साया मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए झट गया था। मुझे इसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। इसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, अब इसके साथ बुरा हो रहा होगा। वो तो लोगों के बर्तन मांज मांज कर अपने पेट भर रही होगी। मेरी सास लाइबा के वाक़े के बाद बिल्कुल ही ढल सी गई थी और मैं शेरनी बन गई थी। अपनी सास से पूरे घर के काम करवाने लगी थी। इन्हीं दिनों मुझे अल्लाह ताला ने औलाद की खुशी दी थी। मैं माँ बनने वाली थी तो मुस्तफ़ा के दिल से बहन का गम निकला था। अब तो मैं इनकी लाडली बीवी बन चुकी थी। हर चीज़ मेरे हुक्म पर होती थी। यही सब तो मैं चाहती थी। भला वजह लाइबा ने मेरा इतना कीमती वक्त ज़ाया किया था। खैर अब तो घर के बर्तन तक मैं अपनी सास से धुलवाती थी। यूँ ही मेरे 8वां पूरा हो चुका था। इधर मेरे आराम के दिन थे, मगर मेरी सास ने तो अजीब ड्रामा शुरू कर लिया था। कभी इनको चक्कर आ रहे होते तो कभी इनका जी मतलाने लगता। वो सारा सारा दिन क्या करती रहती इनका। अब तो इनका बेटा भी इनके लिए मुतफक्कर हो रहा था। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि काम ही नहीं हो पाता था, जबकि मेरी सास तो मुकम्मल बेड रेस्ट पर थी। मैं ये सब ड्रामा ही समझती रही थी, मगर इनकी असलियत तो मुझे तब मालूम हुई जब मैंने इन्हें गानी वार्ड में देखा था। बेटी तो बेटी, माँ भी किसी से कम नहीं निकली थी। इसने भी मेरे और मुस्तफ़ा की आंखों में धूल झोंकी थी। हुआ यह था कि पेट दर्द का बहाना बनाकर मुस्तफ़ा के सामने रोती रहती थी। वो भी मेरे लिए काफ़ी फिक्रमंद थे।
میں نے ان سے امی کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے دے دی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ میرے پیچھے سب سنبھال لیں گے۔ میں آرام کے غرض سے امی کے گھر پہنچ چکی تھی۔ دنیا میں شاید صرف مائیں ہی بے غرض محبت کرتی ہیں۔ میری امی نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ تو مجھے بیڈ سے اتر کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔ کچھ دن تو بھابھی نے بھی بٹھا کر کھلایا دیا تھا۔ اب تو ان کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بہانے بہانے سے کام کرنے کو کہتی تھی۔ ایک دن تو میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا کے بولی، یہ لو، یہ گھر کا جھاڑو پوچھا ہی کر دو، اس سے تمہاری ڈلیوری میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے شکوہ کن نظروں سے امی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بہت بے بس نظر آ رہی تھی۔ میں نے بڑے غصے سے جھاڑو پکڑا اور ادھر ادھر زور زور سے مارنے لگی۔ یوں ہی نہ جانے کس بری گھڑی میں میرا پیر مڑا اور میں سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ مجھے کب ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا گیا اور کب میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ میں کئی گھنٹے کی بے ہوش کے بعد ہوش میں آئی تو مجھے اپنا آپ نہایت ہلکا سا محسوس ہوا تھا، جیسے مجھ سے میرا جسم کا کچھ حصہ جدا ہو گیا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے پیٹ کی جانب دیکھا تو میں سمجھ گئی۔ میں نے خوشی سے امی کو پکارا اور کہا کہ میری اولاد کہاں ہے، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ میری باتیں سن کر امی رونے لگی تھی۔ ان کے رونے سے میں گھبرا گئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر نرسوں سے اپنے بچے کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ تب مجھے لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا، مگر ہم اس بچے کو بچا نہیں پائے۔ اب تو شاید آپ کبھی ماں بھی نہ بن پائیں۔ میں دہاڑے مار مار کے رونے لگی تھی۔ اس لیے انہوں نے مجھے آرام کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ پھر یوں ہوتا کہ جیسے ہی مجھے ہوش آتا میں چیخنے لگتی۔ اسی وجہ سے مجھے دوبارہ نیند کا انجیکشن لگا دیا جاتا۔ 3 دن گزرے ہوں گے جب میں نے ہوش میں آتے ہوئے اپنی ساس کی آواز سنی تھی۔ وہ کسی کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دے رہی تھی۔ میں جو ہی آنکھیں موند کر لیٹی ہوئی تھی۔ پھر مجھے لائبہ کی آواز آئی تو میں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ میں نے دیکھا لائبہ کا بیڈ میرے بیڈ سے ایک بیڈ چھوڑ کر پڑا تھا۔ وہ بڑی مسرور سی لیٹی اپنے بچے کو آغوش میں لیے چوم رہی تھی۔ میری ساس ان دونوں کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ اپنی ساس کو وہاں دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بھی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ وہ ہمیں دھوکہ دے کر اپنی بیٹی سے ملتی رہی تھی۔ لیکن لائبہ، وہ تو مجھ سے ایک بار پھر جیت گئی تھی۔ اس نے اپنی اولاد پا لی تھی اور میں نے اپنی اولاد کھو دی تھی۔ میں نرسوں سے نظر بچا کر اپنے بیڈ سے اٹھ کر لائبہ کے بیڈ کے پاس چلی گئی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے لائبہ سے کہا کہ لائبہ، تم نے شادی کے بعد میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ جب میں نے تمہارے ساتھ تھوڑا سا برا کیا تو اللہ نے مجھ سے میری اولاد ہی چھین کر فوراً بدلہ لے لیا، جبکہ تم تو آج بھی مسرور ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ زرد پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی لائبہ بولی، بھابھی، مجھے آپ ایک آنکھ نہیں بہاتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ میرے بھیا سے دور ہو جاؤ، صرف اس لیے بھیا صرف اور صرف مجھ سے پیار کرے۔ اسی وجہ سے میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی آپ کو زج کرنے کی، تاکہ بھیا کو چھوڑ کر چلی جائیں۔ آپ کے ساتھ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا مجھے ملنا ہی ملنا تھی، اور میں نے آپ کی زندگی تباہ کی، اور میرا شوہر مجھ پر ہر گھڑی شک کرتا تھا کہ میں کہیں اس لڑکے کے ساتھ نہ بھاگ جاؤں جس سے محبت کرتی تھی۔ اس لیے وہ مجھے مارتا رہتا، مجھ سے لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرواتا تھا۔ بھابھی، اس دنیا میں ہر انسان کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ میرا جرم اور نوعیت اس کا تھا جس کی مجھے سزا مل گئی۔ آپ کا جرم بہتان کا تھا۔ آپ نے مجھ پر میرے گھر والوں کا پیار بھی چھین لیا تھا، مجھ سے میری محبت بھی۔ اللہ نے آپ سے آپ کی محبت، آپ کی اولاد چھین لی۔ ہمارا حساب برابر ہو گیا تھا، لیکن اس سب میں میری ماں بے قصور ہے۔ اس کا خیال رکھیں۔ خدا را، ان کو معدے کا السر ہو چکا ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، اس سے کینسر بننے کا بھی خدشہ ہے۔ آپ اپنے ذمہ ایک اور گناہ مت لیں، ان پر رحم کریں، شاید ان کی دعا آپ کو لگ جائے اور اللہ آپ کو پھر سے اولاد نصیب کر دے۔ لائبہ کی باتیں سن کر میں لرز کر رہ گئی تھی۔ مجھے معلوم پڑ چکا تھا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کو لینے دیتی اپنا انتقام، میں خود خدا کیوں بن گئی تھی؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور آئندہ سے اپنی ساس کا خیال رکھنے کی قسم کھا لی تھی۔